also welcome the founding Vice Chancellor of OP Jindal University, Professor C. Rajkumar joining us, as well as Devansh joining. विपक्षी दलों के बयान को विरोधाभासी क्यों बताया जा रहा है, इसे भी समझेंगे। कल तक सत्ता में रही कांग्रेस और यूपीए के घटक दलों का उस दौर में इन कृषि सुधार कानूनों पर जो रुख था, आज वो उसके ठीक उलट बात कर रहे हैं। कार्यक्रम में हम ये भी देखेंगे कि जो बातें कही जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए हम सीधे चलेंगे उन किसानों के पास जिनको इन सुधारों ने सफलता के एक रास्ते से रूबरू कराया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। कृषि सुधार के मुद्दे पर विपक्ष लगातार भ्रम को हवा दे रहा है। इसी बात को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। स्मृति ईरानी ने कहा, विपक्ष किसानों के विरोध का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया कि मंडी बंद हो जाएगी, वो झूठ है। किसान को बरगलाने के लिए विपक्षी दलों ने कहा था कि मंडियां बंद हो जाएंगी। भारत सरकार ने एक भी मंडी बंद नहीं की। आज जबरन भारत को बंद करने के लिए विपक्षी दल के कार्यकर्ता हाथ में डंडा लेकर देश के निर्दोष नागरिकों पर डंडा चला के उनको मंडी बंद करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फिर भी जनता डटकर विपक्षी दलों का सामना कर रही है। आज मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि ये 15-20 विपक्षी दल खड़े हो रहे हैं ताकि 130 करोड़ का देश झुक जाए उनके सामने, लेकिन साधारण हिंदुस्तानी ने विपक्षी दल के इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। नए कृषि सुधार कानून को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम के बीच केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ किया कि एपीएमसी और एमएसपी दोनों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब के किसानों को आश्वस्त किया कि इस साल कानून लागू होने के बाद भी एपीएमसी चली और आगे भी चलती रहेगी। देश के बहुसंख्यक किसानों ने पहले ही इन कानूनों का स्वागत किया है और आज भी इन कानूनों का स्वागत ही कर रहे हैं। पंजाब में मुख्यतः किसानों को लगा कि इससे एपीएमसी समाप्त होगी और एमएसपी की रेजिम समाप्त हुई। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि देखो, इस साल कानून लागू होने के बाद भी एपीएमसी चली, आपने धान बेचा, आपको एमएसपी मिली, तो एपीएमसी भी जीवित है, एमएसपी भी जीवित है और व्यवस्था चालू रहेगी। आगे भी कानून में कहाँ लिखा है कि एपीएमसी को ताला लगाएंगे? नहीं लिखा है, क्योंकि एपीएमसी चालू रहेगी, लेकिन एपीएमसी के बाहर बेचने की भी सुविधा रहेगी। इतना ही उस कानून में कहा है। राज्यों में भी कृषि कानूनों को लेकर सकारात्मक माहौल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी किसानों के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को मौजूदा गतिरोध के लिए जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि इन सुधारों से किसानों और खरीदारों के बीच बिचौलियों को प्रभावी तरीके से खत्म किया जा रहा है। ये केवल सियासी दल नहीं है, ये पाखंडी है जो जब सत्ता में होते हैं तब बात करते हैं कि एपीएमसी एक्ट लागू किया जाए, और बाद में जब वो लागू होता है किसानों के हित में तो ये घड़ियाली आंसू बहाने लगते हैं। न केवल आंसू बहाते बल्कि घड़ियाली बन जाते हैं। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि ये सारे राजनीतिक दलों ने, इंक्लूडिंग कांग्रेस, शरद पवार लिखते हैं चिट्ठी, जब मैं मुख्यमंत्री था 2011 में, माय डियर शिवराज सिंह जी, एपीएमसी मॉडल एक्ट लागू किया जाए। देयर इज ए नीड टू अमेंड द प्रेजेंट एपीएमसी एक्ट ऑन द लाइंस ऑफ द मॉडल एपीएमसी एक्ट 2003 इन ऑर्डर टू encourage private sector investment in marketing infrastructure and providing alternate competing marketing channels in the overall interest of the farmers, consumers, agricultural trade। ये श्री शरद पवार जी की चिट्ठी है, जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। एक ने अनेकों बार जब भी अनौपचारिक चर्चा होती थी, वो मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की बात करते थे और सोनिया जी चेयरपर्सन थी। अब जब वही एक्ट माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनसे बड़ा किसानों का हितैषी हिंदुस्तान में कोई नहीं है, जब वो लागू करते हैं तो कांग्रेस यू टर्न ले लेती है। 2019 के मैनिफेस्टो में इसी कांग्रेस ने साफ साफ लिखा था, कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी
एक्ट को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतर्राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। ये कैसा दोगलापन है मैडम सोनिया गांधी जी? आप कहती हैं मैनिफेस्टो में, आपकी कांग्रेस कहती है मैनिफेस्टो में कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ECA 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी। यह भी आपके घोषणा पत्र में दर्ज है। 27 दिसंबर 2013 को राहुल गांधी जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कांग्रेस शासित राज्य APMC एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डीलिस्ट कर देंगे। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं। और अब ये दोगलापन देखिए, ये पाखंड देखिए और ये राजनीतिक अवसरवादिता देखिए कि वही काम किसानों के हित में जब माननीय मोदी जी ने कर दिया तो अब आप उसका विरोध कर रहे हैं, भारत बंद की बात कर रहे हैं। मैडम सोनिया गांधी जी, किसान भी समझ रहा है और देश भी समझ रहा है। आप देश में आग लगाना चाहती है, कांग्रेस देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं और बाकी पार्टियां भी सियासत कर रही हैं। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता शरद पवार मॉडल APMC एक्ट लागू करने की बात करते थे, उनका दोगलापन। DMK जो पहले समर्थन करती थी कृषि सुधारों का, आज विरोध कर रही है। DMK के साथ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, अभी इनने 23 नवंबर को दिल्ली में यह कानून लागू हो गया, तब विरोध नहीं सूझा। अब सियासी रोटियां सेकने के लिए अब ये दिल्ली की सड़कों पर निकल गए। स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव ये खुद कहते थे मोदी सरकार ने 3 साल पूरे, जब पहली बार 3 साल पूरे हुए थे कि 3 साल पूरे हो गए लेकिन APMC एक्ट को लेकर कुछ नहीं कर रही, और जब कर रही तो उसका विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ये पक्ष में थे। इन्होंने ये कहा था कि मंडियों में APMC की आलोचना करते हुए कहा था कि किसानों को नुकसान हो रहा है, इसमें बदलाव होना चाहिए। शिवसेना के भी यही विचार थे, TMC भी यही कहती थी। और अब सबके सब पता है उनको कि नरेंद्र मोदी जी से मैदान में नहीं निपट सकते, मैदान में दम नहीं है, कुव्वत नहीं है कि मुकाबला कर सके। तो किसानों को भ्रमित करके एक आंदोलन जिसमें किसानों ने मना किया कि हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है, उस आंदोलन में जबरदस्ती शामिल होकर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी सियासत, इनका झूठापन, इनका दोगलापन, दोमुहापन, इनका पाखंड आज पूरे देश के सामने आ गया है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है, खुले मन से सरकार बात कर रही है। और पूरे देश में आप देख लीजिए कहां आंदोलन है। मध्य प्रदेश में किसान संतुष्ट है, देश भर में किसान संतुष्ट है, लेकिन एक भी किसान अगर असंतुष्ट है तो हमारा मत है कि उससे चर्चा होनी चाहिए। अगर कोई भ्रम है तो वो भ्रम दूर किया जाना चाहिए। सिंधु बॉर्डर पर भी जो हमारे किसान भाई बैठे वो हमारे अपने हैं, उनके लिए दिल के द्वार भी खुले, चर्चा के द्वार भी खुले। कई बार सरकार ने चर्चा की है, कृषि मंत्री ने चर्चा की है, कल फिर चर्चा होने वाली है। और चर्चा करके अगर कोई शंका है तो उसका समाधान करेंगे, कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए भी रास्ता निकलेगा। लेकिन ये सियासी पार्टियां किसानों की आड़ में केवल देश में आग लग जाए। और कौन कौन शामिल हो गया इसमें? वो लोग जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे संगठन भी आगे जिनका खेती किसानी से कोई वास्ता ही नहीं है, वो भी केवल आग लगाने का काम कर रहे हैं, जिसको ये देश समझ रहा है। लेकिन जहां तक किसानों का सवाल है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं भी किसान हूं, ये तीनों किसान जो बिल पारित हुए, कानून बने हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। ये किसानों के हित में है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस साल में मध्य प्रदेश ने 1,29,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। पंजाब से ज्यादा हमने खरीदा है, पंजाब का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने तोड़ा है। तो एक तरफ हम MSP पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर हम खरीदी सुनिश्चित कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम मंडियां खत्म नहीं कर रहे, मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम ठीक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मंडी का जो शुल्क था वो 2 रुपए से घटा के हमने केवल 50 पैसे कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरा विकल्प भी किसान को दे रहे हैं। अगर किसान मंडी के अलावा घर में जाके अगर कोई व्यापारी उससे ठीक दाम देके खरीदता है तो क्यों ना खरीदे वो। अगर कोई प्राइवेट मंडी में खरीदता है, बेहतर दाम दे रहा है, तो किसानों के पास विकल्प क्यों नहीं होना चाहिए? हम वो विकल्प किसान को देने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनने बड़े किसानों के साथ छोटे किसानों के हित का भी ध्यान रखा है। आप देखिए
मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कितने प्रतिशत किसान बेचने आते हैं? मध्य प्रदेश में 80 लाख किसान हैं, उनमें से 15 लाख किसान, 14 लाख किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अपना उत्पाद बेचते हैं। बाकी किसान छोटे छोटे हैं, आधा एकड़ का, 1 एकड़ का, उनका उत्पादन इतना होता ही नहीं है कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेचने मंडी जा सकें, खरीद केंद्र पर जा सकें। क्या ऐसे किसानों का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? क्या ऐसे किसानों की हितों की चिंता नहीं होनी चाहिए? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने इन छोटे किसानों का ध्यान रखा। मोदी जी ऐसे नेता हैं जो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं और एक जिद, जुनून और जज्बा उनके दिल में है किसानों और गरीबों के लिए कैसे बेहतर अवसर उपलब्ध करा सकें, खेती को लाभ का धंधा बना सकें, गरीबों को न्याय दे सकें, इसका। तमाम केंद्रीय मंत्री विपक्ष पर लगातार भ्रम फैलाने का आरोप अलग लगा रहे हैं, तो इसके पीछे वास्तविकता भी है। यूपीए और उनके घटक दलों का सत्ता के दौरान किसान कानूनों पर जो रुख था, फिलहाल उनका उससे उलट रुख है। इसी कड़ी में आइए देखते हैं किस्सा राजनीतिक यू टर्न का। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए 2010 में कृषि उत्पादों पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट, वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन और तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब बात अलग की, आज बात अलग कर रहे हैं। निजी क्षेत्र को किसानों से खरीद की मिले इजाजत, ये तब कहा था, और आवश्यक वस्तु कानून में हो संशोधन। अब ये यू टर्न उन्होंने ले लिया है। और तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने कई मुख्यमंत्रियों को खत लिखा था, कहा था कि राज्य करें एपीएमसी कानून में संशोधन, प्राइवेट सेक्टर का आना है जरूरी, किसानों को मिले ज्यादा अवसर। लेकिन आज वो अलग बात कर रहे हैं। कांग्रेस का कृषि सुधारों पर दोहरा रवैया। कांग्रेस घोषणा पत्र 2019 को अगर आप देखेंगे तो उसमें एपीएमसी एक्ट को समाप्त करने की बात कही गई थी और संसदीय समिति में किसानों को मंडियों के चंगुल से मुक्त करने पर बनी थी सहमति। मुलायम सिंह समेत अकाली दल और शिवसेना भी उस वक्त सहमत थे, लेकिन आज वो अलग बात कर रहे हैं। किसानों की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि सुधारों के कानून लागू किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून का लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को भी भरपूर मिल रहा है। यूपी के सोनभद्र जिले के 4000 किसानों से अब तक 20,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के सभी 75 खरीद केंद्रों पर सारी सुविधाओं के साथ धान की खरीद जारी है। अब तक करीब 23,000 पंजीकृत किसानों में से 4,000 किसानों से 20,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है और उनके खाते में 24 करोड़ 50 लाख का भुगतान भी किया जा चुका है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी आरएमओ त्रिवेंद्र सिंह ने बताया कि इस वर्ष 1,15,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य प्रदान किया गया है, जिसके सापेक्ष अभी तक लगभग 18% खरीद की जा चुकी है और किसानों के खाते में 72 घंटों के भीतर डिजिटली भुगतान भी किया जा चुका है। जनपद में 75 क्रय केंद्रों पे धान खरीद की जा रही है। अब तक किसान जो कुल पंजीकृत हुए हैं जनपद में वो लगभग 23,000, लगभग 4,000 किसानों ने अब तक धान बेचा है। उनसे लगभग 20,000 एमटी की खरीद की जा चुकी है, जो लक्ष्य 1,15,000 के सापेक्ष 17.5% हो चुका है। हाट शाखा पर धान खरीद में लगे निरीक्षक ब्रिजेश सिंह ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए केंद्रों पर मास्क से लेकर सैनिटाइजर तक की व्यवस्था की गई है। किसानों के बैठने की व्यवस्था है, अगर कभी रात्रि में विश्राम करने की कोई जरूरत पड़ गई तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। केंद्र पर हाथ धुलने के लिए सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था की गई है। कुछ मास्क भी रखे गए हैं, जो बहुत किसान इस तरह ज़्यादातर लोग गमछा लगा के आते हैं, मास्क लेके आते हैं, जिनके पास नहीं होता उनको उपलब्ध कराया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है केंद्र पर। धान विक्रय के लिए केंद्र पर आने वाले किसानों ने बताया कि पूरी सुविधा और पूर्व निर्धारित समय के अनुसार उनकी खरीद की जा रही है और लगभग 3 दिनों में ही उनका पैसा भी उनके खाते में पहुंच जा रहा है। बहुत समय से धान बिक जा रहा है, पैसा आ जा रहा है। इस बार यहाँ काफी सुविधा मिल रही है किसानों को। पहले इसी क्रय केंद्र पर सर एक हफ्ता किसानों को इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज जो है आ रहा है माल और तुरंत खाली हो रहा है। इस समय तुरंत भुगतान हो जा रहा है, बिक भी जा रहा है तुरंत। 1-2 दिन के अंदर धान हम लोग का खाता हो जा रहा है। इस समय कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का।
देश की पूर्ववर्ती सरकारों में खरीद में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, किंतु अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाने से खरीद की तिथि और भुगतान दोनों सरल हो गए हैं, जिससे काफी आराम हो गया है। निश्चित तौर पर मौजूदा केंद्र सरकार ने देश के अन्नदाता को सशक्त करने का सराहनीय प्रयास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फसलों के पिछले सीजन के मुताबिक ही वर्तमान खरीफ विपणन अवधि केएमएस 2020-2021 के दौरान सरकार ने किसानों से एमएसपी पर खरीफ फसलों की जोरदार खरीद जारी रखी है। आपको हम दिखा रहे हैं खरीफ 2020-2021 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित 15 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 292.37 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष अब तक 350.29 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 19.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। 350.29 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 57.88% है। वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 66,135 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे 36 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। एक विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रोशनलाल गौड़, उनसे हम बातचीत करेंगे। रोशनलाल जी, ये बताइए कि हमने जिस तरह से इस कार्यक्रम को शुरू किया तो हमने दिखाया कि किस तरह से सियासत चल रही है और जब यूपीए की सरकार थी वही बात कही जाती थी और उसी बात का आज विरोध किया जा रहा है। किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे मामले को? देखिए, अगर आप एक और उदाहरण इसमें शामिल कर दें कि जब जीएसटी की शुरुआत हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने शुरू किया था और उसके बाद 10 सालों में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने इस कानून को लागू करने के लिए तमाम प्रयास किए, विधानसभा से पास कराया और 2013 में जाके उसमें सहमति बन गई। लेकिन 2014 में जैसे लोकसभा के चुनाव हुए और सरकार बदल गई तो आपने देखा होगा संसद में कि किस तरह से उन्होंने जीएसटी का विरोध किया। तो ये एग्जाम्पल है कि हम राजनीति को देश हित से ऊपर रखते हैं। अब देखिए कि जो अभी आपने जो तथ्य आपने दिखाए और मंत्रियों के आपने बयान दिए कि जिस एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की और किसानों के लिए बाजार खोलने की बात 2005 से शुरू हुई। 2005 में कृषि मंत्री जब उसमें शरद पवार जी थे, उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी और 2010 में जो वर्किंग ग्रुप था जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उसी बेस से योजना आयोग काम कर रहा था। तो एक प्रोसेस, चूंकि सरकारें पॉलिटिकल पार्टी आती हैं जाती हैं लेकिन सरकार का काम कंटिन्यूएशन में होता है। तो 2005 से जो प्रोसेस था अगर आज वो पूरा हुआ है तो उसमें क्या दिक्कत है? और जब बार बार कहा जा रहा है किसानों से और किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपका एमएसपी नहीं छीना जा रहा है, एपीएमसी मार्केट खत्म नहीं होगा क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट चाहे तो उसे खत्म कर ले, सेंटर उसको खत्म नहीं कर रहा है। सेंटर ने तो नए विकल्प खोले हैं कि आप अपने सामान को, अपने उपज को, अपनी फसलों को आप दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं, एपीएमसी मार्केट से बाहर बेच सकते हैं, आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो किसानों के भले के लिए काम हुआ है। उसमें जो शंकाएं हैं, अगर आपको कुछ शंका उसमें दिखती है, कोई किसानों को कहीं डाउट है तो उस डाउट को बैठ के दूर किया जा सकता है। और सरकार तो बार बार कह रही है, जो आपके 5 दौर की मीटिंग हुई है, अभी 6 दौर की मीटिंग शायद एक आध दिन में होगी, तो उसमें जितने भी डाउट हैं जो किसानों के, उनको दूर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन यहाँ दिक्कत हो गई है कि इस आंदोलन को राजनीतिक दलों ने हाईजैक कर लिया है और उसके कारण वो अब उस टेबल पर किसानों को सहमति नहीं बनना देना चाहते हैं। क्यों? कि उनको विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध करना है। जैसे आपने सीएए का जिक्र किया था कि विरोध के लिए विरोध करना है। सीएए से इस देश में किसको नुकसान था? सीएए तो उन लोगों के लिए था जो हमारे पड़ोसी देशों से, जो हमारे हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, उन लोगों को दिक्कत हो रही थी। उनको हमारे हिंदुस्तान में वो आते थे शरणार्थी बनके, उनके लिए उनको नागरिकता दी गई, देने का उसमें प्रावधान किया गया था। तो एक हवा खड़ा किया गया। उसी तरह से ही ये कृषि सुधारों का जो कानून है, जिसके लिए कई सालों से कोशिश हुई, आज वो कोशिश अगर सफल हो रही है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? उसमें अगर कहीं गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ी को दूर किया जाना चाहिए। कहीं अगर आपको शंका हो रही है, कहीं आपको लगता है कि हाँ हमारे इस खेती
खेती को इसमें नुकसान होगा। ठीक है रोशनलाल जी, अब एक दूसरा सवाल आपसे जल्दी से पूछ लेते हैं, क्योंकि हम ये आधे घंटे का कार्यक्रम कर रहे हैं, कई सारी जानकारी हमें लोगों को देनी भी है। रोशनलाल जी, ये बताइए कि अब कल गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई कुछ किसानों की, और आज सवेरे हम जो मीडिया के मार्फत हम तक किसानों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि अब सरकार एक ड्राफ्ट उनके सामने लेकर आने वाली है, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है, एक तो ये बताइएगा और साथ ही ये बताइएगा कि कल जो भारत बंद का कॉल किया गया था वो पूरे देश की अगर बात करें, देश तो बहुत बड़ा है, उत्तर पूर्व से आप पश्चिम तक बात करें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात करें, तो वो एक तरह से बेअसर रहा था। तो अब क्या कुछ आगे, क्या कुछ कदम आगे? देखिए, जो वास्तव में किसान है वो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और जो लोग कल हंगामा कर रहे थे, जो आप सड़कें और ट्रेन रोक रहे थे, वो पॉलिटिकल पार्टी है। तो इसलिए ये मैं इनको किसानों की इसमें बहुत तारीफ करूंगा कि कहीं कोई हिंसा नहीं होने दी और उन्होंने वो राजनीतिक दलों के बहकावे में नहीं आए। दूसरी बात जो आपने कही कि कल जो गृह मंत्री से कुछ किसान नेताओं ने बात की, और आज वो लगभग 12 बजे के आसपास आज एक ड्राफ्ट देंगे। उस ड्राफ्ट में 2 बातें होनी है कि एमएसपी को लेकर किसानों की कुछ आशंकाएं हैं, उसको दूर करने के लिए सरकार उनको ड्राफ्ट देगी कि हम इसको, हो सकता है, ये मेरा अनुमान है कि हो सकता है कि सरकार कहे कि इसको हम कानून का हिस्सा बना लेते हैं, कि जब समय समय पे, जैसे अभी भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से सरकार एमएसपी घोषित करती है। चलिए ठीक है रोशनलाल जी, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि क्या कुछ उस ड्राफ्ट में होगा हम अपनी तरफ से कयास नहीं लगाना चाहते, और ज्यादा वक्त भी नहीं है, कुछ ही घंटों का इंतजार करना है। शुक्रिया आपका रोशनलाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से देश के किसानों को सशक्त करने के उद्देश्य से लाए कृषि सुधार कानून को लेकर समस्त भारत में किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया, लेकिन भारत बंद का कोई असर देश में देखने को नहीं मिला। साप्ताहिक बंदी वाली जगहों को छोड़कर बाकी सभी बाजार पूर्ण रूप से खुले रहे। किसी भी तरह का कोई बंदी का असर बाजार में देखने को नहीं मिला। सभी बाजार, सब्जी मंडी हो या कपड़े की दुकानें, भवन निर्माण संबंधित सभी दुकानें सुचारू रूप से खुली रहीं। ग्राहकों का आवागमन भी जारी रहा। देश के विभिन्न इलाकों में किसानों ने कृषि सुधार कानून का समर्थन किया और इसे किसानों के हित में बताया। कैथल के रहने वाले किसान खजान कहते हैं कि इस कानून से किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी ने, जो स्टेट की गवर्नमेंट ने जो एक कानून बनाया किसानों के लिए, बहुत अच्छा बनाया। उसमें पता क्या हो रहा है, जो विरोधी लोग हैं, विरोधी पार्टी के लोग हैं, जिसको चैन नहीं आ रही, जो सत्ता से बाहर है, कोई 7 साल से बाहर है, कोई 10 साल से बाहर है, कोई 15 साल से बाहर है, वो चैन से रोटी नहीं मिल रही उनको, वो बुखड़ा रहे हैं, वो बुखड़ाए हुए हैं, वो कुर्सी के भूखे हैं। ये पार्टी कुर्सी की भूखी नहीं है, ये किसानों की भूखी है। तो हम आशा करते हैं कि कुछ लोग जो एक ही मत है और सर्वसम्मति से हमने फैसला किया था कि पूरे देश में कोविड फैला हुआ है और विशेष तौर पे जोधपुर को सेंसिटिव घोषित किया हुआ है और धारा 144 लगी, जिसमें 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसे में बंद कानूनन भी जुर्म है और अगर ये बंद करवाया जाता है तो हम सब व्यापारी इसका घोर विरोध करेंगे। यही हमारा निर्णय था और आज बंद पूरी तरह से विफल रहा है। जोधपुर का सारा बाजार खुला है, छोटे से छोटी गलियां और बड़े से बड़े मार्केट में सभी व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान खोले हैं। मैंने यहाँ अपने खेत का माल तोड़ के लाया है नागपुर शहर में बेचने के लिए। तो भारत बंद के कारण जो मेरा जो नुकसान हुआ उससे
गवर्नमेंट ने जो अपना नियम लगा के जो भारत बंद किया था उससे नुकसान नहीं हुआ। ये राजनीति प्रेशर और राजनीति फंडे से जितना मेरा नुकसान हो रहा है वो गलत है। राजनीति जो गवर्नमेंट की सरकार है उनसे मेरे को कोई ऐतराज़ नहीं है, बशर्ते ऐतराज़ है कि जो राजनेता करते हैं बीच में उनसे ऐतराज़ है मेरे को। गवर्नमेंट के नियम से और गवर्नमेंट के शर्तों से मेरे को कोई ऐतराज़ नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं उनको बात समझ में आएगी और सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि बातचीत हो और किसी तरह से ये मामला खत्म हो। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस कार्यक्रम के ठीक बाद आप देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल डीडी नेशनल पे जो धारावाहिक चल रहे हैं उन पे क्या कुछ चल रहा है आप देखेंगे डीडी लाइव। नमस्कार।